नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा था। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो देश का सो कॉल्ड इतिहासकार, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन लोग हैं, कभी भी हमें जो भारत का सही इतिहास है उसके बारे में हमें नहीं बताते हैं। आपको उलूट जुलूट बातों में फंसा कर रखते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज है उसके बारे में कभी भी हमें नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चल जाते हैं या चल जाएंगे, तो जो उनका सो कॉल अपने आप को उच्च वर्ग मानते हैं, अपने आप को जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, उसका वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कभी भी हमारे देश का सही इतिहास नहीं बताते हैं। हाँ, जो उसका फ़ायदा है वो बताएंगे, जैसे कि उस जाति ने ये किया, उस जाति ने ये किया, उस जाति को दबाना है, उस जाति को उठाना है, उस जाति से नफरत करना है, आपको सिखा देंगे। आपको गोबर खाना सिखा देंगे, आपको गोमूत्र पीना सिखा देंगे। लेकिन जो हमारे देश का सही इतिहास है वो कभी भी नहीं बताएंगे। जैसे कि मोदी को ले लीजिए, जब विदेशों में जाते हैं तो कहता है कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब वही मोदी जब भारत में आ जाते हैं तो बुद्ध के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत में वो बुद्ध का चर्चा करेंगे तो उसका जो एम है वो नष्ट हो जाएंगे, उसको चाहने वाला खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए मोदी भी आपको जो सही इतिहास है वो नहीं बताते हैं, भले ही वो आज देश का पीएम हो, लेकिन झूठ वो आपको हमेशा बोलते हैं। जो सत्य है वो आपको कभी नहीं बताते हैं। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई साल पहले जब हम कॉलेज में इतिहास पढ़ते थे तो प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे कि पहले भारत का नाम आर्यवत होता था, फिर एक शकुंतला नामक स्त्री का भारत नाम पुत्र हुआ जो शेरों को पकड़ कर उनके दांत गिना करता था। बड़ा होकर वो आर्यवत का राजा बना और उसने अपने नाम पर हमारे देश का नाम भारत रख दिया। भारत के नामकरण संबंधी इस थ्योरी के विरुद्ध कोई अन्य थ्योरी या दावा हमें नहीं बताया जाता था। सो हमें लगता था कि ऐसे ही भारत का नामकरण हुआ होगा। वैसे भी टीनेज में हमें गर्व होता था कि हमारे देश का नाम ऐसे बहादुर लड़के के नाम पर रख गया जो शेरों को पकड़ लेता था, फिर उनका मुंह खोलकर उनके दांत गिन लेता था। हमें भी लगता था कि हम भी वैसे ही बहादुर बन जाए। फिर समय बीतता गया और समय के साथ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की अंधी गलियों में एक के बाद एक अनसुलझे प्रश्न मिलते गए। ये जो लेखक है उसका मैं वो आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ कि लेखक क्या कह रहे हैं। तभी हमें मैगनीज की इंडिका मिली। उन्होंने हमारे
बहुतूल्य प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उन्होंने लिखा है कि उससे लगभग 300 साल पहले डियोनिसियस ब्रैकेट में लिखा है दियोदास के नेत्रों में ब्राह्मण मीडियन प्रांत से भारत की ओर आए तथा वर्तमान के हिंदू कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बस गए। देवदास ने अंगूर की खेती करना तथा अंगूर से शराब यानी कि सोमरस बनाना सीखा और लोगों को सिखाया। वह अपने लोगों को लेकर मैदानी इलाके में गया, लेकिन धूप और गर्मी के वजह से वापस पहाड़ी इलाके में आ गया। वह मेरू पर्वत तक गया। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी इसी पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। अतः उसने जो ब्राह्मण बहस करने आए वह अवश्य ही देवदास के तोले के वंशज थे। अतः उस समय तक यह लोग स्वयं को दूसरों से उच्चतर सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर बुद्ध और महावीर जैसे भारतीय वीरों ने उनके इरादे सफल होने नहीं दिए। जैसे कि यहाँ में लेखक ने ब्राह्मण लिख दिया था, लेकिन भगवान बुद्ध के समय में यहाँ तक कि अशोक के समय तक कोई ब्राह्मण नहीं पाए गए हैं। लेकिन जो लेखक लोग हैं कि गलती ये कर देते हैं कि सभी जगह में ब्राह्मण ब्राह्मण डाल देते हैं। जो सत्य है वो है बामन, यानी कि यही का निवासी है, वो ब्राह्मण नहीं, वो बमन है। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान बुद्ध के समय में कोई ब्राह्मण नहीं पाए गए हैं। यहाँ तक कि अशोक के समय में भी, सम्राट अशोक के समय में भी कोई ब्राह्मण नहीं पाए गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आचार्य चतुर्सेन के अमूल्य ग्रंथ भारतीय संस्कृति दिग्स्पर्श से यह तथ्य हाथ लगा कि महाभारत में लिखा है कि आर्यवर्त के बाहर जो देश है वह भारत है। हमें आश्चर्य तब हुआ जब बिल्कुल यही बात मैगथनीज ने इंडिका में कही। वो लिखते हैं, सिंध दरिया से लेकर गंगा के मुहाने तक तथा हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग में 3 देश आर्यवर्त, प्रच्छन्न देश और पंदिया देश बसते हैं। आर्यवर्त, प्रच्छन्न देश और पंदिया देश बसते हैं। ये 3 देश उस समय कहा जाते हैं। तो आप लोगों को जो मैगथनीज की इंडिका है उसको सही प्रकार से एक बार पढ़ना होगा, तो उसके बाद ही आप लोगों को जो सही जानकारी है आप लोगों को पता चल सकेगा। इस प्रकार वर्तमान समय के अनुसार सिंध दरिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश वाले धरती के टुकड़े पर उस समय 3 देश बसते थे।
वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को उस समय आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त कहा जाता था। जो लोग पूरा देश को आर्यावर्त कहा करते थे उन लोगों को ये पता होना चाहिए उस समय आर्यावर्त किसको कहते हैं। जो वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र है उसको आर्यन या आर्यावर्त कहा जाता था। मैगथनीज के लगभग 250 साल बाद मनुस्मृति में लिखा है कि हिमालय की विंध्य तक तथा पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र आर्यावर्त है। तो जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानती है हो सकता है वो लोग ज़्यादा करके भी लिख देता है, तो है कि नहीं उसको भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से वाले क्षेत्र में पंड्या देश बसता था। शेष सारे भूभाग का नाम परसाई या परच देश था जिस पर मौर्य वंश का राज था। मैगथनीज आगे लिखते हैं कि सिकंदर ने आर्यावर्त और उसके साथ लगते क्षेत्र के रजवरे को हराकर यह इलाका अपने देश के अधीन कर लिया था। इसी क्षेत्र के अग्रगणी राज्य के सभी लोग सिकंदर के हाथ लगने के बजाय आग में जल मरे थे। यह इलाका जीत कर उसने सेल्यूकस को यहाँ का क्षत्रप यानी कि क्षत्रिय नियुक्त किया। जब सम्राट संदरकोच ने सेल्यूकस को सिंध दरिया में मैदानी इलाके से खदेड़ने के लिए हमला किया तो उसने सम्राट के आगे घुटने टेक दिए। सम्राट संदरकोच अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे। अतः दोनों में संधि हुई जिसकी 3 बातों का उल्लेख मैगथनीज तथा उनके समकालीन लेखक अपने लेखन में करते हैं। सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोच को अपना दामाद स्वीकार कर लिया, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी सम्राट से कर दिया। यह शादी इस बात की गारंटी थी कि सेल्यूकस अपने बेटी के घर पर ना तो आक्रमण करेगा ना ही किसी और को करने देगा। सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोच की शादी के उपहार में आर्यावर्त का इलाका भेंट किया। उसके बाद से आर्यावर्त भारत का हिस्सा बन गया। सम्राट संदरकोच ने अपने ससुर सेल्यूकस को भारत के बेहतरीन 500 हाथी भेंट दिए। इस संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि ब्राह्मणों का आर्यावर्त उस समय भारत में शामिल किया गया। इससे पहले यह यूनानियों की गुलाम बस्ती थे। मैगथनीज की लिखनी इस बात का प्रमाण है कि महाभारत का पुराणों में दी गई वंशावली के अनुसार भारत के ही खानदान में महाभारत का हीरो अर्जुन पैदा हुआ। दोनों में 25 पीढ़ियों का अंतर है, अर्थात भारत से लगभग 500 साल बाद महाभारत की लड़ाई हुई। का गणना के नाम पर दावा किया जाता है कि यह लड़ाई भगवान बुद्ध के जन्म
2593 साल पहले हुई थी, यानी कि 2539 साल पहले हुई थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि अगर महाभारत से भी 500 साल पहले हमारे देश का नाम भारत रखा जा चुका था, तो महाभारत में भारत देश का उल्लेख क्यों नहीं आया? सैकड़ों चक्रवर्ती राजा इस लड़ाई में भाग लेने आए, लेकिन किसी भी राजा ने यह नहीं कहा कि उसका देश का नाम भारत है। आखिर क्यों? इससे पता चलता है कि कितना घालमेल करके रखा था और हमारे देश के लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया गया था। आज भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो सत्य है उसको उजागर नहीं करता है, सत्य कभी भी नहीं बताते हैं, आपको हमेशा झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। एक कहावत है ना, जिसकी घर शीशे की है वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकती है कि नहीं? समझ गए होंगे। भगवान बुद्ध ने हजारों पृष्ठों में समाने लायक त्रिपिटक के उपदेश बयान किए। इस भूभाग या इस भूखंड को जम्बूद्वीप कहा, मगर कभी भी भारत नहीं कहा। अगर उनसे 3000 साल पहले भारत ने इस देश का नामकरण कर दिया होता तो भगवान बुद्ध कहीं तो इस नाम का प्रयोग करते, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब क्या? उनसे 200 साल बाद मैगनेटिस ने इंडिका लिखी। उस समय तक इस देश का नाम इंडिका या परसाई था, यानी कि उस समय भी इंडिका या परसाई का मतलब उस समय भी ये नहीं था। ये मत समझ लीजिए। जब मैगनेटिस आया था उस समय में भी जम्बूद्वीप ही था। आपको बहुत ध्यान पूर्वक इन बातों को सुनना होगा, तभी आपको पता होगा। तो इंडिका या परसाई था, यानी तब तक किसी भारत ने भारत का नामकरण नहीं किया था। उसके बाद से लेकर अब तक के हर पल का हिसाब इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। उसमें कहीं भी इस देश पर भारत नामक राजा के शासन करने का उल्लेख नहीं है। लेकिन जो सो कॉल्ड इतिहासकार है वे लोग क्या बताते हैं कि हमारे देश का नाम भारत नाम का व्यक्ति ने भारत अपने नाम पर रखा था। ये महाझूठ है। आजकल इंटरनेट पर कई तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। कई विद्वान तो भारत नाम का महाभारत पर आधारित बताते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि इस पुस्तक का नाम जय से भारत और फिर महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि जय में सिर्फ 8800 श्लोक थे। जैसे जैसे इसमें अन्य कहानियां जुड़ती गई, इस पोथी का भार भी बढ़ता गया, इसलिए इसका नाम भारी यानी कि भारत रख दिया गया। और जब इसमें और भी बढ़ोतरी होती गई और इसके 18 खंड बनाए गए तो इसको महाभारी यानी कि महाभारत कहा गया है। जो आजकल जो कहते हैं कि महाभारत, उस पुस्तक का नाम पहले क्या था? पहले जय।
उस समय में कितना श्लोक था? 8800 श्लोक था उस समय। तो उस समय उसका नाम क्या था? उसका नाम जय था। जय के बाद में भारत, भारत से महाभारत, यानी कि भारत का अर्थ है भारी और महाभारत का अर्थ है महाभारी। ये कोई इतिहास नहीं, ये यहाँ में क्या है? यहाँ में कहानियां हैं। ये कोई मत सोच लेना कि ये इतिहास है। ये कहानियों का एक किताब है, नाटक का एक किताब है। आप लोगों को बहुत अच्छी से जान लेना चाहिए। महाभारत का भारत देश से कोई संबंध नहीं है, न नाम से और न ही काम से। विष्णु पुराण 2131 में लिखा हुआ है, मरुदेवी के ऋषभ पैदा हुआ, ऋषभ से भारत, भारत से भारतवर्ष और सुमति हुए। यहाँ भारत का पिता ऋषभ है। महाभारत वाली कहानी में उनका पिता दुष्यंत था। फिर इस श्लोक में भारत ने भारत देश को अपना नाम नहीं दिया, बल्कि उससे पैदा किया है, जैसे वो खुद ऋषभ से पैदा हुआ है तथा उसने सुमति को पैदा किया है। अद भारतवर्ष उसकी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ बच्चे का नाम है। उसके गर्भ से हमारा देश पैदा नहीं हुआ। स्त्री गर्भ से नदी, नाले, पहाड़, जंगलों वाली देश पैदा नहीं होती हैं। ये तो सत्य बात है कि कैसे ये हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। दूसरी ओर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित की हुई धातु की लत दिल्ली में खड़ी है। उस पर सम्राट अशोक के आदेश लिखे हुए हैं। उसे दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में टेस्ट यानी कि जांच करवा ले, सभी यही कहेंगे कि यह धातु 2300 साल पहले ढली हुई थी। यह इस बात का सबूत है कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक का यहाँ राज था। इराक की सीमा से लेकर आसाम तथा नेपाल से लेकर केरल तक इसी प्रकार के सबूत आज भी मौजूद है। आज सम्राट अशोक और उसके विशाल बौद्ध साम्राज्य की अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। ऐसा ही सबूत चाहिए भारत से भारत बनने का। अगर किसी दुष्यंत भारत से भारत बना होता तो कहीं तो कुछ सबूत होता। हमें सचमुच दुख होता है कि हम भारतीय ही नहीं जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कौन रख गया। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदू शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, फिर भी 70 करोड़ लोग हिंदू कहलाते हैं। कोई नहीं जानता उसका नाम हिंदू कौन रख गया। इतिहास की दृष्टि से इससे बड़ी त्रैजेडी और क्या हो सकती है। प्राचीन भारत के इतिहास की अंधी गलियों में जो कहीं थोड़ी बहुत प्रकाश की किरण दिखाई देती है, उसमें एक नाम चमकता है, सुदास और उनका कबीला भारत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को याद रखना है। सुदास और उनका कबीला भारत। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस कबीले के लोगों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हम इस राय से सहमत हैं।
इसका मुख्य कारण यह है कि यह दावा बहुत हद तक तर्कसंगत है तथा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह मत मान्य होना चाहिए। राजा सुदास और उनके कबीले के बारे में जो जानकारी मिलती है वह इस प्रकार से है। सर्वप्रथम यह है कि सुदास एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है। अन्य लोगों यानी कि दुष्यंत, भरत, शकुंतला आदि की तरह यह काल्पनिक नाम नहीं है। दूसरी यह कि वह भारतीय मूल के राजा थे तथा उनके कबीलों का नाम या कबीले का नाम भारत था। वह बाहर से आए ब्राह्मण दलों में से किसी भी दल के सदस्य नहीं थे। एक समय ऐसा आया जब पुराने पंजाब और सिंध के कबीलों के लोग किसी बात पर दो गुटों में बांट गए। उसमें लड़ाई हुई। इस युद्ध या झगड़े में सुदास के विरुद्ध 10 कबीलों के लोग शामिल हुए। तुर्वच, तेच्छू, आलिन, आनु, भृगु, भालिन, दुर्यो, मतस, परशु, विषानी। ऋग्वेद 7:38-7 के अनुसार यह लोग यक्ष नहीं करने वाले थे, यानी कि जो वो आग में क्या क्या करता है ना, ऐसा करने वाला नहीं था। जो ब्राह्मण लोग का कारोबार करने वाला था ऐसा नहीं था। यक्ष यानी कि बलि देने वाला नहीं था। राजा सुदास भी यक्ष नहीं करने वाले कबीले से संबंधित रखते थे। ऋग्वेद के मंडल संख्या 7 के कई सूत्रों में इस लड़ाई का थोड़ा थोड़ा करके वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 29 लोगों के मारे जाने का उल्लेख है। वहां इस झगड़े का कारण बताया गया है कि विरोधी दल वाले लोगों ने रवि नदी का एक किनारा तोड़ दिया गया था। राजा सुदास ने उस किनारे को फिर से बनाया। इस कारण उन लोगों से झगड़ा, लड़ाई, युद्ध या सत्ता हथियाने के लिए दूसरे देश पर हमला कब्जा करने की कोशिश नहीं थी। इस झगड़े को दशरास का नाम दिया गया है। कई विद्वानों ने इसका अर्थ 10 राजा किया है, जो कि तथ्यों के विपरीत है। इस लड़ाई में कुल 14 कबीले शामिल थे। उपयुक्त 10 के अतिरिक्त तेच्छू और भारत कबीले राजा सुदास से संबंधित रखते थे। 2 अन्य कबीले समयू व शिव के नाम भी आए हैं। दशरथ का अर्थ 10 राजा का युद्ध करना गलत है। ऐसा लगता है कि राजा सुदास और विरोधी कबीलों में रवि नदी एक सीमा की तरह थी। नदी के उस तरफ वालों के किनारे तोड़ दिया। राजा सुदास तेज बहती नदी पार करके गए और किनारा फिर से बना दिया। नदी का किनारा तोड़ने का कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं लगता, क्योंकि जब राजा सुदास और उनके आदमियों ने नदी पार की तो उसमें बहुत पानी था और उन्हें नदी पार करने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस झगड़े का कारण 2 संस्कृतियों का टकराव भी नहीं था।
दोनों तरफ के लोग यक्ष नहीं करने वाले थे। हाँ, एक बात का खुलासा ऋग्वेद में नहीं किया गया है कि यक्ष का देवता इंद्र इस झगड़े में क्यों कूदा और वह तुर्वसु, भृगु, अनु जैसे ब्राह्मण कबीलों के विरुद्ध भारतीय मूल के राजा के पक्ष में क्यों लड़ा। ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने अलग अलग सूत्रों में राजा सुदस की स्तुति की है। यह चौंकाने वाला तथ्य है, एक भारतीय मूल के राजा की दो ब्राह्मण कबीले के ऋषियों द्वारा स्तुति करना आश्चर्य की बात है, जबकि राजा सुदस यक्ष नहीं करने वाले कबीले से संबंधित रखते थे। इस झगड़े में जीत हासिल करने पर राजा सुदस और उनके कबीले का हौसला बढ़ा और उन्होंने दूर दूर के विशाल क्षेत्र में अपनी धग जमा ली। इसलिए उनके दबदबे वाले क्षेत्र को भारतीयों का देश कहा जाने लगा। यहीं से भारत देश की नींव रखी गई। आधिकारिक रूप में प्राचीन भारत का नाम कभी भी भारत नहीं पुकारा गया। हो सकता है भविष्य में सिंध साम्राज्य की मोहरें पड़े जाए और वहाँ कहीं पर भारत लिखा पाया जाए। जो हमें बता दिया जाता है कि एक समय में ऐसा था वैसा था, वो सब नहीं है, वो सब फर्जी है। लेकिन जो सुदास नाम का बंदा है, जो राजा है, जो सम्राट है, उसका नाम पाया जाता है, तो उसका कबीला का नाम ही भारत था। और उसका दबदबा होने की वजह से जहाँ भी वो जाके कब्जा करता था या दूसरों को जीतता था, तो उस स्थान को भारत के लोग ने कब्जा किया या भारत की कबीले ने कब्जा किया, ऐसा पुकारने लगता है। तो उससे उस स्थान का नाम या इस देश का नाम पड़ा होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोगों को भी एक बार पढ़ना चाहिए, खोजना चाहिए हमारा देश का नाम भारत कैसा पड़ा था। तो प्यारे साथियों, फिर से नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।